अब नेक्स्ट आते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया में क्या होता है कि जो इट इज़ अ मैलिग्नेंट डिसीज़ और इसमें बोन मैरो स्टेम सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के बोन मैरो के सेल्स हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो ये हेमोपोएटिक स्टेम सेल। ठीक है, फिर इससे बनेगा प्रोजेनाइटर ऑफ माइलॉइड प्रिकर्सर और प्रोजेनाइटर ऑफ लिम्फोइड प्रिकर्सर। ठीक है, जैसे बना माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट से बना बी सेल और टी सेल, और माइलोब्लास्ट से बना मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, यूसिनोफिल। ठीक है, तो अगर माइलोब्लास्ट या फिर प्रोजेनाइटर माइलोइड प्रिकर्सर इस जगह पे बढ़ा तो उसको अपन बोलेंगे AML, एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। और अगर लिम्फोब्लास्ट सेल के नंबर बढ़े तो अपन इसको बोलेंगे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया में क्या होता है, न्यूप्लाज्म ऑफ लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। लिम्फोब्लास्ट क्या होते हैं, इमेच्योर प्रिकर्सर बी एंड टी सेल, इमेच्योर प्रिकर्सर बी एंड टी सेल। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन होता है। ठीक है, फिर अगर जो BALL और TALL मतलब बी एक्यूट लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा और टी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमा लिम्फोमा, तो मतलब बी सेल वाला जो कैंसर है वो मोस्टली होता है 85% केसेस में और 50% केसेस में लेस कॉमन है। ठीक है, तो मतलब कहने का जो बी सेल का जो प्रिकर्सर है उसमें उसका नंबर बढ़ जाए तो BALL और टी वाले का बढ़ जाए तो TALL। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन इसमें दो टाइप के हैं, एक FAB क्लासिफिकेशन और WHO। FAB क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो FAB क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सुन लो। फर्स्ट फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, तो FAB का फॉर्म है फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश। ठीक है, फिर ये किसके बेस इसमें किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं अपन, मॉर्फोलॉजी एंड साइटोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट सेल, इम्यूनोफिनोटाइपिंग एंड साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स। ये चार चीज़ें हैं, मॉर्फोलॉजी एंड साइटोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट सेल, इम्यूनोफिनोटाइपिंग और साइटोजेनेटिक्स और मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो इसको MIC से कैसे याद कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी मॉलिकुलर जेनेटिक्स M से, I से इम्यूनोफिनोटाइपिंग और C से साइटोजेनेटिक्स और साइटोकेमिस्ट्री ऑफ ब्लास्ट सेल। ठीक है, फिर अब आते हैं कि क्या है इस क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया में तीन टाइप के क्लासिफिकेशन दिए, L1, L2, L3। L1 में स्मॉल और होमोजीनस सेल्स रहते हैं, L2 में लार्ज एंड वेरिएबल साइज के सेल हैं, और L3 में लार्ज और होमोजीनस सेल हैं। ठीक है, तो स्मॉल होमोजीनस, लार्ज वेरिएबल सेल मतलब हेट्रोजीनस, और लार्ज और होमोजीनस, इसके बारे में अपन थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है इसका FAB क्लासिफिकेशन। WHO ने भी क्लासिफिकेशन दिया था एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया का, थोड़ा टफ है तो नहीं पढ़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आते पैथोजेनेसिस में, देख लेना अगर याद हो जाए तो अपने फोटो देख के याद कर लेना। फिर पैथोजेनेसिस में आता है, फिर पैथोजेनेसिस में दो टाइप के हैं, BALL और TALL। तो बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया और टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो जो बी वाला है वो किस वजह से, ट्रांसलोकेशन ऑफ 12 क्रोमोसोम नंबर टू L21, 12 और 21 के बीच में ट्रांसलोकेशन होगा तो BLL होगा। और किससे हो सकता है, म्यूटेशन इन जीन PAX5 एंड E2A जीन। ठीक है, और ऐसी TLL किस्म होता है म्यूटेशन इन NOTCH1। तो ये है पैथोजेनेसिस की। फिर आता है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी ऑफ चिल्ड्रन। मोस्ट कॉमन पर ने देखे थे चिल्ड्रन में, तो मोस्ट कॉमन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी ऑफ चिल्ड्रन है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली 1 से 5 ईयर और 30 से 40 ईयर के बीच में होता है। ठीक है, मेल्स में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है ये, और ऑनसेट एब्रप्ट है, मतलब एक्यूट है तो एकदम से इसके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। फिर अब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, लिम्फोब्लास्ट का नंबर बढ़ रहा है। तो सिम्टम्स दो चीज़ों की वजह से आएंगे, एक तो बोन मैरो फेलियर की वजह से और एक एक्स्ट्रा मेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन। मतलब बोन मैरो में फेलियर हो रहा है क्योंकि WBC का नंबर बढ़ रहा है, और बाकी चीज़ों का नंबर कम होगा तो बोन मैरो फेलियर होगा। और फिर जो ये सेल्स है लिम्फोब्लास्ट के, जो सेल्स बढ़ रहे हैं वो और दूसरी तीसरी जगह जाके डिपोजिशन होंगे तो एक्स्ट्रामेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन होगा, उस वजह से भी सिम्टम्स आएंगे। तो बोन मैरो फेलियर की वजह से RBC का नंबर कम तो अनीमिया, न्यूट्रोपीनिया का नंबर, न्यूट्रोफिल का कम नंबर कम तो न्यूट्रोपीनिया, तो इस वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। प्लेटलेट्स का नंबर कम तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर एक्स्ट्रामेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बोन पेन, टेंडरनेस, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, लिम्फेडिनोपैथी, ये एक्स्ट्रा मेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन होगा तो अपने लीवर स्प्लीन में वो हो जाएगा, इन्लार्जमेंट हो जाएगा, बोन पेन टेंडरनेस हो गया। टेस्टिस इन्वॉल्व होंगे तो टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होगी तो टेस्टिस इन्लार्जमेंट हो सकता है। CNS इन्वॉल्व होगा तो मेनिंजाइटिस हो सकती है। तो ये सब एक्स्ट्रा मेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से हो रहा है कि बाहर जाके उनका नंबर बढ़ रहा है। फिर आते लैब डायग्नोसिस में, पेरिफेरल ब्लड में देखिए WBC काउंट तो बढ़ना ही है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाएगा, सिर्फ WBC का बढ़ना, बाकी सबका कम करना है। RBC का नंबर कम हो तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया हो जाएगा। WBC में लिम्फोब्लास्ट सेल के नंबर बढ़ जाएंगे। लिम्फोब्लास्ट सेल के नंबर कितने बढ़ जाते हैं, 20% से ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली 1% होते हैं, 20% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो लिम्फोब्लास्ट है उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, लार्जर देन द स्मॉल लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट है उससे बड़े होते हैं, हाई NC रेशियो रहता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियोलाई रहेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कंडेंस्ड क्रोमैटिन। ठीक है, तो ये चार मॉर्फोलॉजी के पॉइंट है, इंपॉर्टेंट याद करने हैं।
फिर आते प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट आता साइटोकेमिस्ट्री। साइटोकेमिस्ट्री में पास पॉजिटिव होता है, एमपीओ नेगेटिव और सुडान ब्लैक नेगेटिव, माइलोपेरोक्सिडिस, ठीक है, एमपीओ और सुडान ब्लैक नेगेटिव। तो ये दोनों स्टेन से तो नेगेटिव होता है और पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोन मैरो। बोन मैरो में अपन को हाइपर सेलुलर सेलुलरिटी दिखेगी क्योंकि प्लोरिफरेशन हो रहा है ब्लास्ट सेल का। फिर इरिथ्रोपोइसिस, माइलोपोइसिस, मेगा कैरियोपोइसिस, ये सब कम हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ब्लास्ट सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, बाकी सबके नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफेरेज, टीडीटी पॉजिटिव होते प्री बी और प्री टी लिम्फोब्लास्ट। जो लिम्फोब्लास्ट है ना, उनमें ये जो है टीडीटी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी सेल मार्कर। बी सेल के जो मार्कर है CD10 और CD19 है, और टी सेल के जो मार्कर है CD2, CD5, CD8। तो ये जो इम्यूनोफिनोटाइपिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। टीडीटी पॉजिटिव में आ जाएगा, टीडीटी पॉजिटिव कौन होंगे, प्री बी प्री टी लिम्फोब्लास्ट, और बी सेल मार्कर है CD10, CD19, और टी सेल मार्कर है CD2, CD5 और CD8, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल फाइंडिंग में। तो इसमें सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा और एल्डेज बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि WBC का नंबर है तो उनका नेक्रोसिस भी ज़्यादा होगा, इस वजह से सीरम यूरिक एसिड ही बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट है अब अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस और फेवरेबल प्रोग्नोसिस, मतलब गुड प्रोग्नोसिस और बैड प्रोग्नोसिस। मतलब कि अगर इन कंडीशंस की वजह से ये डिसीज़ होती है तो किस में गुड प्रोग्नोसिस होगी, किस में बैड प्रोग्नोसिस, मतलब किसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, किस में अच्छे से मतलब प्रॉपरली ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं, और किस में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो गुड प्रोग्नोसिस, और बैड प्रोग्नोसिस बाकी उसका उल्टा, ठीक है। तो एज अगर बेलो 2 ईयर और अबव 10 ईयर होता है तो उसकी अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस मतलब बैड प्रोग्नोसिस है, और बिटवीन 2 से 10 ईयर होता है तो गुड प्रोग्नोसिस है। सेक्स, मेल्स में बैड प्रोग्नोसिस है, फीमेल्स में गुड प्रोग्नोसिस है। फिर क्या बोलते हैं कि टोटल WBC काउंट अगर 50,000 से ज़्यादा है तो बैड प्रोग्नोसिस है, और लो है तो गुड प्रोग्नोसिस है। ब्लास्ट काउंट है वो 1 लाख से ज़्यादा है तो बैड प्रोग्नोसिस, 1 लाख से कम है तो गुड प्रोग्नोसिस। मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट मतलब ब्रेन में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो गुड प्रोग्नोसिस, और अगर फेवरेबल जब होगी, जब अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। फिर साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटी किससे रिलेटेड, अगर 922 क्रोमोसोम के ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस मतलब बैड प्रोग्नोसिस है होगा अगर ट्रांसलोकेशन 922 की वजह से हो रहा है, और अगर 1221 की वजह से हो रहा है तो इसे अपन गुड प्रोग्नोसिस, ये एक एक याद कर लो, ठीक है। फिर इसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द ब्लास्ट सेल फ्रॉम ब्लड, इसमें जो बैड प्रोग्नोसिस वाले इसमें 1 वीक से ज़्यादा लगता है, इसमें 1 वीक से कम लगता है, ठीक है। फिर एक आखिरी टॉपिक कि जो अपन ने अभी भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें 3 टाइप में डिवाइड किया था, L1, L2 और L3। तो जो L1 वाला सेल टाइप था उसमें जो साइज़ था सेल का वो स्मॉल सेल साइज़ था, इसमें लार्ज एंड हेट्रोजीनस था, इसमें लार्ज एंड होमोजीनस था, इसमें स्मॉल एंड होमोजीनस था, लार्ज हेट्रोजीनस और लार्ज होमोजीनस। फिर न्यूक्लियस में यह है कि जो इसका शेप है इसमें रेगुलर, इसमें रेगुलर और इसमें रेगुलर, ठीक है। L2 में रेगुलर, बाकी सब में रेगुलर। क्रोमेटिन जो है इसमें कंडेंस्ड, इसमें डिस्पर्स्ड क्रोमेटिन और इसमें फाइनली स्टेपल्ड। न्यूक्लियोलस जो है उसमें स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस होगा, इसमें विजिबल होगा और 1 से 2 नंबर में होगा, और इसमें यूजुअली प्रोमिनेंट। तो देख रहे हो यहाँ पर स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस, फिर यहाँ पर थोड़ा सा देखा विजिबल, और इसमें प्रोमिनेंट है। प्रोग्नोसिस का भी ऐसे ही है, इसमें बेटर प्रोग्नोसिस, फिर गुड और वर्स्ट, ऐसे धीरे धीरे करके प्रोग्नोसिस भी घटती जा रही है, ठीक है। तो ये था अपने किसके बारे में, ALL के बारे में।